मैं 10 साल पहले जिस तरह से पढ़ाता था और आज जिस तरह से पढ़ाता हूँ उसमें बहुत अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर है। हमें ही समय के साथ बदलना होगा जिससे कि ये जो अगला इंजीनियर का ग्रुप आने वाला है वो ऐसा ना, वो कल को ये ना हो कि भारत से जो इस दौर में इंजीनियर निकले वो पहले के इंजीनियर से कमजोर पड़ गए। कि सबूत ये है कि नहीं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो नहीं है, जो टॉपर्स हैं वो भी यहाँ से निकलेंगे जिनका मन है हमसे पढ़ने का। नमस्कार। आज एक इंटरव्यू में, आज एक बातचीत में मैं एक ऐसे शख्सियत को लेकर के आया हूं आपसे मिलाने के लिए जो खुद आईआईटीएन है। आईआईटीएन होने के साथ में कॉर्पोरेट का बहुत अच्छा अनुभव रखते हैं और फिजिक्स के एक ऐसे टीचर के रूप में माने जाते हैं जिनको बच्चे बेहद पसंद करते हैं। यदि आप साइंस के विद्यार्थी हैं, आपको अपना करियर साइंस में बनाना है, तो बिना फिजिक्स के काम चलेगा नहीं। चाहे आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाएं, चाहे आप मेडिकल में जाएं, तो ये फिजिक्स का हमारे जीवन में रोल क्या है, और उस फिजिक्स के टीचर होते हुए मैट्रिक्स के को फाउंडर के रूप में आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म शेखावटी में बच्चों को उपलब्ध करवाया है कि जहां आपको कोटा, दिल्ली, हैदराबाद दूर दूर जाना पड़ता था, आज आप शेखावटी में रह करके अपने बेहतरीन करियर की ओर आगे बढ़ सकते हैं। मेरे साथ आज की बातचीत में है श्री अनुपम जी अग्रवाल, जो स्वयं कानपुर से, जिन्होंने आईआईटी किया है और उनके जमाने में और अब के जमाने में बड़े सारे परिवर्तन आए हैं। आज उनसे बातचीत करके कुछ पहलुओं पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि बदलते समय में चीजें कैसे बदली हैं, बदलते समय में टीचिंग, बदलते समय में सब्जेक्ट और पूरा करियर कैसे बदला है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आज की बातचीत मैं यहाँ से शुरू करना चाहूंगा सर कि एक आपका जमाना था, आपका दौर था जब आपने आईआईटी में एडमिशन के लिए उसको एग्जाम को क्रैक करा। एक आज का जमाना है, बदलता हुआ समय जा रहा है, और आप चूंकि एक शिक्षक भी हैं और फिजिक्स के बहुत फेमस शिक्षक के रूप में आपको लोग मानते हैं, बच्चे बहुत प्रेम करते हैं। तो पहला सवाल मैं आपके सब्जेक्ट से लूंगा सर, फिजिक्स बेसिकली क्या है और इसका किसी बच्चे के करियर में क्या रोल होता है? देखिए, फिजिक्स सब्जेक्ट जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हटके अगर अपन देखें तो फिजिक्स सब्जेक्ट अपने आसपास की जो पूरी दुनिया है उसमें जो कुछ भी हो रहा है, पंखा चलने से लेकर, लाइट जलने से लेकर, धरती के सूर्य के अराउंड घूमने से लेकर, जो कुछ भी हमारी सृष्टि में हो रहा है उसकी स्टडी के बारे में, जो मतलब उसकी स्टडी को फिजिक्स बोलते हैं, उसकी स्टडी की फील्ड को फिजिक्स बोलते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। अगर आप उसको नंबर लाने के लिए ना पढ़ें, इस उत्सुकता से पढ़े कि मुझे जानना है कि मेरे आसपास की चीजें जो मैं देखता हूँ, मुझे ये, हम जो चीजें फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम छोटे से छोटा बच्चा भी आज की डेट में उसको ये पता है कि दीवार पे एक बटन है, उसको बटन को दबाने से पंखा चलेगा। लेकिन हो सकता है कि 12वीं पास बच्चे से भी आप पूछे ना, अगर उसने ध्यान नहीं दिया है फिजिक्स पे, ध्यान दिया है तो उसको पता होगा, लेकिन अगर उसने फिजिक्स को सिर्फ रटने के लिए और बोर्ड में नंबर लाने के लिए पढ़ा होगा तो उसको ये नहीं पता होगा कि ऐसा क्यों होता है या अंदर पीछे हो क्या रहा है कि बटन दबाने से पंखा चल रहा है या चल रहा है, तो बीच में क्या हुआ ऐसा परिवर्तन जिससे वो पंखा चला। तो इस बात के बारे में मतलब उत्सुकता होनी चाहिए बच्चों में। मतलब उत्सुकता हो, भी कह सकते हैं कि जीवन को समझने जैसा सब कुछ हो गया है। तो बिल्कुल, हमारे जीवन, खुद का जीवन तो नहीं, बट आसपास का, जो आसपास की सृष्टि, ऐसा समझ लीजिए कि हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है ना, उन चीजों को समझने की जो विज्ञान है उसको अपन फिजिक्स बोलते हैं। अब अपन थोड़ा सा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं। तो देखिए, जेईई हो, इंजीनियरिंग हो, चाहे मेडिकल साइड में नीट का एग्जाम हो, जो दो अपने मेन, पूरे इंडिया में जितने भी बच्चे 12th के बाद ग्रेजुएशन के लिए आगे बढ़ते हैं, तो जो दो मेन फील्ड्स तो और भी हैं आज की डेट में, लेकिन जो दो मेन फील्ड्स आजकल बच्चे चुनते हैं, उन दोनों फील्ड्स में फिजिक्स का बहुत अहम रोल है। नीट के बारे में बात करूं तो नीट में हम जानते ही हैं कि जितने भी बच्चे नीट की तैयारी करते हैं उन्हें मालूम है कि बायो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उसका वेटेज भी सबसे ज्यादा है जी। उसके अलावा बायो जैसे ही वो याद करके केमिस्ट्री भी अच्छे से तैयार कर लेते हैं। अब बात आती है फिजिक्स की, और फिजिक्स उनका रैंक मेकिंग या जो डिफरेंस बनाता है ना रैंक में, वो फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट बनकर आ जाता है, क्योंकि वो फिजिक्स को भी चाहते हैं कि हम बायो केमिस्ट्री जैसे ही पढ़ के उसको निकाल लें, और वो हो नहीं पाता। 80-90% तक तो हो जाता है, लेकिन जो ऊपर की अच्छी रैंक्स होती हैं वो फिजिक्स समझ के वो 10% का जो गैप है उसको पूरा कर लेते हैं जी। तो वहां पे नीट में फिजिक्स इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, समझ के करना, ना कि याद करके, कि वो आपकी वो जो टॉपर्स की कैटेगरी में वो जो 10% का अंतर है, कि ऐसा मान लीजिए 680 से 700 पार जाने का जो अंतर आ जाता है जी, वो अंतर वो फिजिक्स ला पाता है। फिर आती है बात जेई की। तो इस तरफ जेई में तो ऐसा नहीं कहूंगा कि फिजिक्स रैंक डिफरेंस मेकिंग सब्जेक्ट है, या तीनों ही सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बट
तैयारी के तरीके पे बात करते हैं कि फिजिक्स में अलग क्या है। तो यहाँ पर मैं मैट्रिक्स में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, जितने भी बच्चों से मैं काउंसलिंग करता हूँ, 800 से 1000 बच्चों से साल भर में जो मेरी क्लास में बातचीत होती है, सबको ये बात कभी ना कभी मैं बताता हूँ कि देखिए, मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है कि मैथ्स को अगर इम्प्रूव करना है, कोई भी बच्चा हमारे पास आता है कि सर मैथ्स में दिक्कत आ रही है, तो एक सीधा सा बोलते हैं थंब रूल कह लीजिए, या फिर एक सीधी सी एडवाइस होती है फिक्स्ड, कि प्रैक्टिस करो बेटा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके उतने ज़्यादा नंबर में इम्प्रूवमेंट आएगा। ऐसा नहीं है कि आप प्रैक्टिस 2 घंटे से 4 घंटे करोगे तो नंबर दुगने हो जाएंगे, लेकिन नंबर बढ़ेंगे। मैथ्स में प्रैक्टिस से नंबर बढ़ते हैं, क्योंकि आपको आदत हो जाती है कैलकुलेशन की और आप फटाफट कैलकुलेशन अच्छे से कर पाते हैं। फिर आती है बात केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में 3 टुकड़े होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो है वो याद करके बच्चे कर लेते हैं, अगर किसी की केमिस्ट्री कमजोर है तो। अच्छी है तो वो समझ के भी कर लेगा। बट मैं कह रहा हूँ जिसकी कमजोर है उसको एडवाइस दी जाती है कि बेटा आप 2/3 केमिस्ट्री तो अच्छे से याद कर लो, तो आपके नंबर आ जाएंगे। और फिजिकल केमिस्ट्री में जरूर समझने वाला हिस्सा है, कि समझने मतलब उसको समझना ही पड़ेगा, याद करके काम नहीं चलेगा। ठीक बात है। फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट हो जाता है। तो केमिस्ट्री में भी बच्चे 2/3 हिस्से में एक सीधी सी एडवाइस होती है कि केमिस्ट्री में नंबर लाने हैं तो बेटा केमिस्ट्री को समय दो, और समय देने का मतलब है उसको याद करो, और करोगे तो इसमें तो पक्का गारंटी है कि अगर तुमने केमिस्ट्री को समय दिया तो तुम्हारे को नंबर मिलेंगे। और वो तो सीधा डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है, ठीक कि है। मतलब समय दुगना किया तो नंबर भी लगभग दुगने होंगे, ओके। है ना। मैथ्स में भले ही वो पक्की बात नहीं थी जी। अब बात आती है फिजिक्स में। फिजिक्स इन दोनों सब्जेक्ट के बीच में कहीं आता है। जब बच्चा ये कहता है मुझसे कि भाई सर मेरी फिजिक्स कमजोर है, तो उसके लिए ये कह देना कि बेटा और सवाल लगाओ, उससे फिजिक्स इंप्रूव हो जाएगी, ये उसका कोई समाधान नहीं होता। हम ये एडवाइस देते भी नहीं है, क्योंकि और सारा सवाल लगाने से कुछ नहीं होगा। अगर आपके 10 सवालों में ही कंफ्यूजन पूरा ठीक से क्लियर नहीं हुआ है, तो आप 90 और लगा लीजिए, आपका कंफ्यूजन बढ़ेगा। वो 10 बढ़ेगा। आपके वो 10 में अगर मान लीजिए 5 सही हुए, 5 गलत हुए, वो 5 गलत क्यों हुए उसका कारण जब तक आप नहीं जानेंगे, आपके और 10 लगाने से कोई फायदा नहीं। फिर आती है बात याद करने की, कि केमिस्ट्री वाला तरीका लगा लें, याद कर लें, जैसे नीट में भी करते हैं बच्चे कि ऐसी। अब नीट का पेपर और यहाँ के पेपर में बहुत अंतर होता है। उसका पेपर ऐसा होता है कि उसमें सवाल देखे हुए आते हैं, तो बच्चों ने याद किया होता है और वैसा ही सवाल आ जाता है, तो समझे बिना भी हो जाता है। अब यहाँ पे जेईई में ये दिक्कत आती है कि पेपर में क्वेश्चन सारे नए आते हैं, एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं आता। अब वो नए सवाल कैसे करो? नए सवाल तो तभी कर पाओ आप जब आपने जो क्लास में या होमवर्क में क्वेश्चन किए वो समझ के किए हो। ठीक बात है। क्योंकि सवाल नया है लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही है जो पिछले 50 सालों से चले आ रहे हैं कॉन्सेप्ट। तो ना तो केमिस्ट्री वाला तरीका लगता है कि याद कर लो, समय ज्यादा दे दो, रट लो, नंबर आ जाएंगे, ना मैथ्स वाला तरीका लगता है कि और मेहनत करो और सवाल लगाते जाओ, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो जाएगा। तो फिजिक्स में कहीं वो बीच में फंस जाता है बच्चे को समझ में नहीं आता कि मैं कैसे इंप्रूव करूं। तब मैं उनको फिर मैं समझाता हूँ कि बेटा देखो, फिजिक्स में सही बात है कि देखो ज्यादा सवाल लगाने से कोई नंबर बढ़ जाए इस बात की गारंटी तो नहीं है। और उसकी मेन प्रॉब्लम क्या है, आपने सारे फॉर्मूले पढ़ लिए, ठीक है, आपको सारे फॉर्मूले जो जरूरी हैं वो आपको याद हो गए। अब आती दिक्कत बच्चों को कहाँ है? सवाल को समझने में। फिजिक्स के जो सवाल होते हैं वो लैंग्वेज में बहुत बड़े होते हैं। ओके, कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स चाहिए होती है बच्चों को। अब कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स बच्चों की इंग्लिश में जो कॉम्प्रीहेंशन टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं 10th तक, मैंने देखा है पेपर्स में, अभी भी आते हैं, हमारे समय में भी आते थे। तो वो जो होता है ना कि आपको अगर 10 लाइन का एक मैंने पैराग्राफ दिया, उस 10 लाइन के पैराग्राफ को एक बार में पढ़ के वो क्या कहना चाह रहा था वो समझ लिया, और फिर उस पैराग्राफ पर आधारित अगर कोई सवाल नीचे पूछा जाए तो बच्चे को वापस उस पैराग्राफ को पढ़ने की जरूरत ना पड़े, वो समझ गया एक बार में और अब वो उस क्वेश्चन को आंसर कर सकता है। इसको कहते हैं कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स जी। ये बहुत जरूरी होती है फिजिक्स में, क्योंकि फिजिक्स में सब कुछ आते हुए भी वो बच्चा ये नहीं समझ पाता कि सवाल मुझसे पूछना क्या चाह रहा है। इतना मुश्किल तरीके से उसके शब्दों को फ्रेम किया गया होता है, ठीक है, जेईई के सवालों को जी। तो मेन प्रॉब्लम यहाँ आती है। अब इसके लिए बच्चे क्या करते हैं तैयारी में, बच्चे आके साफ बोलते हैं, जब मैं उनको बताता हूँ बेटा ये प्रॉब्लम है, तो बोले हाँ सर, वो ऐसे सवाल आते हैं ना तो मैं तो छोड़ के आगे निकल जाता हूँ, ये वाला तो मुझसे नहीं होगा। और सर वो छोटे छोटे जो आते हैं आसान से वो मैं कर लेता हूँ, और वो होते 3-4 ही हैं एडवांस के पेपर में। तो वही मैंने बोला कि बेटा फिर ये तो वही बात हो गई कि हमारी इंग्लिश कमजोर है और हम हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। सही बात है। तो भाई जो चीज कमजोर है आपको उससे भिड़ना पड़ेगा, और अभी भिड़ना पड़ेगा, एग्जाम में नहीं, होमवर्क में, कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप उससे भिड़ो, आप उसी चीज में बार बार
उस तरह के क्वेश्चंस को तो और ज्यादा समय दो जिसमें आपको दिक्कत आती है, और कोशिश करो कि मेरे को वो पढ़ के समझ में आए। तो फिजिक्स इसलिए बहुत मुश्किल हो जाता है। जिन बच्चों के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पहले से स्ट्रांग नहीं होते उनको बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि वो अपना पढ़ने का तरीका, इम्पॉसिबल नहीं है बट वो पढ़ने का तरीका नहीं बदल पाते। उनको लगता है कि जो मेरा सब्जेक्ट स्ट्रांग है, मान लीजिए उसका केमिस्ट्री स्ट्रांग है या मैथ्स, जिस तरह से मैं उसमें नंबर लाता हूँ बस वही मैं फिजिक्स में भी कर दूं, और वहां वो गलती कर जाते हैं। ये अंतर नहीं समझ पाते कि नंबर इंप्रूव इस सब्जेक्ट में करने के लिए जो मेहनत का तरीका है या पढ़ने का तरीका वो अलग है। अलग है। इस नब्ज को पकड़ नहीं पाते बच्चे, और उसी को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सर फिर तो मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा कि जैसे जिस समय आप पढ़े, हम पढ़े, उस समय की पढ़ाई का जो तरीका था या पढ़ाने का जो तरीका था वो अलग था। आजकल की जनरेशन है वो सोशल मीडिया की जनरेशन है, 2 मिनट मैगी वाली जनरेशन है, उसको सब कुछ फटाफट चाहिए। हमारा स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया है कि कंसंट्रेशन हमारा नहीं हो पाता। आपने जैसे बताया, जितना समय समझ पाया हूँ उसमें कि आपको कंसंट्रेशन करना पड़ेगा, सवाल समझना पड़ेगा, बिना सवाल को समझे आप उत्तर नहीं कर पाओगे। आपने जब खुद ने अपनी पढ़ाई करी, उसके बाद में फिर आपने टीचिंग स्टार्ट करी, मैट्रिक्स स्टार्ट करा, आज भी हम मैट्रिक्स में पढ़ा रहे हैं, कोविड का दौर भी बीच में निकल करके गया। तो मुझे लगता है कि एक लंबा एरा बन गया जिसमें टीचिंग में या पढ़ने में मेरे हिसाब से अंतर तो बहुत कुछ आया होगा। आपको कहाँ लगता है कि क्या चीजें बदल गई हैं अभी? बहुत अंतर आया है विष्णु जी। ये 20 साल का पूरा एक लंबा जो समय आपने बोला ना, वो 20 साल का समय गुजर चुका है मेरी तैयारी से लेकर अभी तक में जी। तो बहुत अंतर आ चुका है। बच्चों के कंसंट्रेशन, बहुत शॉर्ट टर्म कंसंट्रेशन हो गए उनके, बहुत जल्दी उनका ध्यान भटकता है। तो सही बात है, हमें जब पढ़ाया जाता था उस समय से अगर मैं बात करूं तो मैं वहां से आज तक लेकर आता हूँ, साल दर साल तो देखिए अंतर समझ में नहीं आते जी, लेकिन अगर अपन इतने 20 साल के समय अंतराल में अगर देखें ना, तो हाँ बहुत फर्क आ चुका है बच्चों के पढ़ने के तरीके में भी और हमारे पढ़ाने के तरीके में भी। देखिए मैं एक चीज मुख्य तो बताऊं कि बच्चे जो है ना, वो आज की जो सबसे मेन फर्क जो है, आजकल बच्चे हम पर, टीचर्स पर ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। मतलब उनको जो भी नॉलेज मिलनी है या जो भी उनमें इम्प्रूवमेंट लाना है, अगर टीचर धक्का ना दे या टीचर उनको, एक तरह से कहते हैं ना कि स्पून फीडिंग बोलते हैं, या परोस के देना, अगर ना दिया जाए ना, तो वो अपनी तरफ से उत्सुकता से या मतलब एफर्ट्स नहीं डालते हैं बच्चे। एक एवरेज बच्चा नहीं डालता है, टॉपर्स तो ऑब्वियसली डालते ही हैं आज भी, और मेहनत भी बहुत करते हैं। बच्चों की मेहनत की बात नहीं कर रहा हूँ, इस बात को इस तरह से गलत मान लीजिए कि मेहनत नहीं करते, मेहनत तो बहुत करते हैं बच्चे। आज की डेट में कंपटीशन बढ़ गया है तो मेहनत तो ज्यादा मानते हैं, ठीक बात है। लेकिन वो जो खुद से एफर्ट मारने वाली बात है, उनको इस बात से कि खुद से किताब खोल के कोई नई चीज सीखें, उस बात की आदत छूट चुकी है उनकी, और वो वापस लाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। कोविड के बाद से तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया। तो मैं आपको बताऊं तो हमारे समय में डाउट काउंटर नाम की चीज ही नहीं होती थी। ओके। हमारे यहाँ सिर्फ ये होता था कि टीचर ने आके क्लास में पढ़ा दिया, अगले दिन क्लास में जो होमवर्क दिए थे उसके सवाल आप में हिम्मत हुई तो पूछ लिया आपने, उसमें भी अगर आपने कोई बहुत आसान डाउट पूछ लिया तो डांट के बैठा दिया। क्लास में बच्चे मजाक बना देते थे, बच्चों की नौबत ही नहीं आती थी, टीचर्स ही बना देते थे। ओके। और उसके बाद जो क्लास के बाद, आजकल के बच्चों को पता होगा कि क्लास के बाहर जाके टीचर से पूछ लेते हैं, फिर टीचर से नहीं पूछ पाए तो डाउट काउंटर पे जाते हैं। क्लास के बाहर जाके अगर आप टीचर से पूछते थे तो टीचर भगा देता था कि मेरे पास यही काम है क्या, मेरी जिंदगी में और कोई काम नहीं है, ऐसे बोल के, है ना। तो ये बोल के भगा दिया जाता था कि मेरी अगली क्लास है, यही काम रह गया कि मैं तेरे को डाउट बताऊंगा। तो वो गुरुजी वाली फील थी कि भाई उनका एक अलग रुतबा था, और उसका रिकॉर्डेड वीडियो नहीं थे, कोई रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं हुआ करते थे। तो ऐसा होता था कि क्लास में समझ पाए तो समझ पाए, नहीं तो आप अपने भरोसे ही हैं। अगर आपका वो डाउट नहीं क्लियर हुआ, जो कि नहीं होगा, औसत बच्चे का नहीं होगा, उसको घर पे जाके किताबें छान के कैसे भी करके, कोचिंग की बात कर रहा हूँ मैं, स्कूल की बात ही नहीं कर रहा हूँ जी, कोचिंग में भी आपको खुद से किताब में जाके अपने डाउट्स क्लियर करने पड़ते थे, और करते थे हम, तभी आज आप के सामने है। और फिर जब मैट्रिक्स स्टार्ट करी हमने, तब तक तो डाउट काउंटर का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो चुका था। डाउट काउंटर का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो चुका था, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा आज से 10 साल पहले, 2014 में जब हमने मैट्रिक्स स्टार्ट करी, तब बच्चे फिर भी अपनी तरफ से काफी मेहनत करते थे। मतलब कई बच्चे हमने ऐसे देखे थे जो कि 12वीं तक भी स्कूल में पढ़े, उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस के लेवल का कोई आइडिया नहीं होता था जी, लेकिन फिर भी 1 साल के लिए कोचिंग में आके खूब मेहनत करके अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल के सारी चीजें कवर कर लेते थे, और बढ़िया रैंक लाकर सिलेक्ट भी हो जाते थे जी। कोविड के बाद से उस चीज में और अंतर आ चुका है जी, जो मैंने बात कही कि आज की डेट में एक औसत बच्चा जो है वो पूरी तरह से टीचर पे डिपेंडेंट हो गया है। कई बार तो हम उनको हिंट भी देते हैं कि, हिंट मतलब साफ साफ शब्दों में बोलते हैं कि बेटा ये जो मैंने बताया ना, ये पूरी बात नहीं है, मैं चाहता हूं कि इसके
इसके आगे की बात, इसकी गहराई में जो अपने को जाना है, मैं अगली क्लास में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप जाके ना किताब भी बता देते हैं हम कि एनसीईआरटी है एच सी वर्मा, इस किताब में जाके इस पन्ने पर यहाँ पे लिखी हुई है, आपको पढ़ के आना है। और कल मैं आपसे पूछूंगा कि इससे क्या पता चला। तो बहुत कम बच्चे हैं जो कि उस बात को जो सीखनी थी उस बात को अगली क्लास में आके बता पाते हैं। ठीक बात। वो मुझे ही बतानी पड़ती है कि देखो इसमें ये जान के आना था। आपको उनसे पूछना चाहिए था कि सर ये जो यहाँ लिखा है ना, अगर आपने उसको ध्यान से पढ़ा होता, ना कि सिर्फ इसलिए पढ़ा होता कि मैंने काम दिया है, ठीक है, आपने समझने के लिए पढ़ा होता, तो आपको पता चलता कि यहाँ पर एक चीज गलत लिखी हुई है, कि ये ऐसा क्यों हुआ, ये तो बताया ही नहीं उसने। और वो आप मुझसे पूछते कि सर इसमें देखो ये तो ये हुआ है, आपने पूछा नहीं, इसका मतलब आपके समझ में नहीं आया। नहीं आया। तो ये जो एक अंतर आ गया है, तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा क्या टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। सर मैट्रिक्स जेईई एकेडमी तो एक आईआईटी की प्रिपरेशन का बहुत ही मानक संस्थान है। मतलब आज की तारीख में यदि देखें शेखावाटी में, तो किसी भी व्यक्ति को यदि आईआईटी की प्रिपरेशन करनी है तो पहला नाम कि भाई आप सीधे वहां चले जाइए। तो ये जो बदलते हुए दौर में बच्चों की आवश्यकताएं बदली हैं, उनका पढ़ाने का तरीका बदला है, इसमें मैट्रिक्स जेईई स्पेशल क्या कर रहा है, क्या इनोवेशंस मतलब कर रहे हैं? वीडियो के एंगल से देखें या उनको बच्चों को पढ़ाने के एंगल से देखें, अपनी टीम के एंगल से देखें? वीडियो सॉल्यूशंस देना, बच्चों को वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करना, ये आज की डेट में स्टैंडर्ड प्रैक्टिस हो चुकी है। ठीक है। तो इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि हमने शुरुआत जल्दी करी थी। मैंने पहले भी इंटरव्यूज जो हुए हैं उसमें बताया कि हमने इसकी शुरुआत पहले करी थी। वो हमारा एक कोविड से पहले कर दी थी। कोविड से पहले कर दी थी, तो वो हमारी तरफ से एक बोलते हैं प्रोएक्टिव स्टेप था। वो हम बाकी लोगों से आगे थे, लेकिन आज की डेट में सब प्रोवाइड करते हैं। बात अंतर जो हम में और बाकियों में है और जो समय के साथ हम अपने अंदर लाते जा रहे हैं, वो है हमारे बच्चों को टैकल या बच्चों को पढ़ाने के तरीके में ही है। जी। जो मैं लास्ट बात आपसे कर रहा था, उसी के कंटिन्यूएशन में मैं ये बोल सकता हूँ जी कि आज की डेट में जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो मैं 10 साल पहले जिस तरह से पढ़ाता था और आज जिस तरह से पढ़ाता हूँ, उसमें बहुत अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर है। इस बात का प्रमाण मैं आपको इस तरह से दे सकता हूँ कि कई हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हमसे, जैसे हमने अभी रिसेंटली एलुमनाई मीट करी थी जी, जो हमारे पढ़ाए हुए बच्चे यहाँ से पास आउट होके आज जॉब कर रहे हैं, कहीं अलग अलग जगह अपनी कंपनी खोल रखी है, वो आके हमसे मिले। कई लोगों ने क्या हमारी क्लासरूम्स वगैरह भी देखी कि सर आज हमारे वीडियोस देखे कि सर आप कैसे पढ़ाते हो क्या, और उन्होंने खुद ये पॉइंट आउट किया कि सर इतना प्यार से और इतना बेसिक से भी पढ़ाते हो क्या आप? तो मतलब मैं जो बोल रहा था वो बात उठ के आ गई कि उस समय क्या था कि बच्चों से एक उम्मीद करते थे हम कि इतना तो आपको आना ही चाहिए, और नहीं भी आता तो बच्चा घर पे जाके मेहनत करके कर लेता था। तो हमने समय के साथ अपने आप को बच्चों के हिसाब से ढाला है। बिल्कुल ठीक बात। ये नहीं करेंगे ना, आप देखिए, तो कोई भी संस्था आगे समय के साथ आप अडेप्ट नहीं करेंगे। आप अगर अपने हाई ग्राउंड पे रहेंगे जी, वास्तविकता से जुड़े नहीं रहेंगे, तो गड़बड़ी होगा। बच्चों की कोई गलती नहीं है। कोविड आया उसमें बच्चों की क्या गलती है? उनके बेसिक्स कमजोर हुए, उसमें उनकी क्या गलती है? समय की गलती है। तो मैं बोल रहा हूँ कि समय ऐसा आया उनकी जिंदगी में, आया, हो सकता है आगे भगवान करे किसी जनरेशन में ना आए, लेकिन अब उनकी कोई गलती नहीं है। तो हमें ही समय के साथ बदलना होगा, जिससे कि ये जो अगला इंजीनियर का ग्रुप आने वाला है वो ऐसा ना, वो कल को ये ना हो कि भारत से जो इस दौर में इंजीनियर निकले वो पहले के इंजीनियर से कमजोर पड़ गए। तो हमें ये आपका है कि उसको आप ठीक करके, तो उसके लिए हमने अपने पढ़ाने के तरीके में बहुत बदलाव लाए। प्रेम से बच्चों को और ज्यादा प्रेम से पढ़ाना स्टार्ट किया है, प्यार से समझाना स्टार्ट किया है, डांटना कम किया है, उनकी मानसिकता को समझा है। और ये कहिए कि मतलब ऐसा समझ लीजिए कि स्कूल के लेवल से उठा के फिर जेईई या नीट के लेवल तक ले जाना शुरू किया है। आपने सर ये बदलाव किए, तो मुझे लगता है कि ईश्वर ने भी आपको उसका आशीर्वाद दिया है। और 2023 का जो रिजल्ट है, आप ही बताइए उस रिजल्ट के बारे में, किस तरह का? देखिए 2023 का रिजल्ट बहुत ही शानदार रहा हमारा जी। इससे पहले भी हमारी 99.99 परसेंटाइल आई थी। नागेंद्र नाम का बच्चे ने लाया था, 2020 में ही लाया था, कोविड वाले साल में। लेकिन 100 परसेंटाइल से हम चुके हुए थे जी। बहुत बार उसके करीब पहुंच के रह जाते थे। तो इस साल वो 100 परसेंटाइल ऑल इंडिया टॉपर का जो सपना था जी, वो सीकर के लिए हमने पूरा किया जी। बिल्कुल। और एडवांस में भी बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। उसके बाद जेईई एडवांस में उसने 26 रैंक लाए, ऑल इंडिया 26 रैंक लाया है वो बच्चा, मयंक सोनी, जनरल कैटेगरी में आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा है। और मतलब उस बच्चे ने वो करके दिखाया फाइनली, जो 2014 में हमारा विजन था जी, कि सीकर को उस प्लेटफॉर्म पे लाके खड़े कर देना कि कल को कोई ये ना बोले कि सीकर को में जो पढ़ाई का तरीका है वो कोटा से तो सीख के आए हैं लोग, और सीकर में बस वो है कि वो बच्चे जो कोटा में पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर पाते वो जाते हैं। इस बात को हमें बदलना था। 2014 में हमने ये सोचा था, और उसको आज
उसका प्रूफ चाहिए होता है लोगों को कि आपने सही बात बदला है, है। उसका सबूत क्या है कि आप जो सबूत कह रहे क्या हो है कि उसका? हाँ, तो वो सबूत आज हम दे पाए कि सबूत ये है कि नहीं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो नहीं है, जो टॉपर्स हैं वो भी यहाँ से वो भी यहाँ से निकलेंगे, जिनका मन है हमसे पढ़ने का। ये बहुत अच्छी बात कही। और शेखावटी इसके लिए निश्चित रूप से आप सब लोगों का ऋणी रहेगा, क्योंकि किसी संस्थान को हम क्या दे सकते हैं, हम तो ये है कि जो हमने पाया उसके रिटर्न के रूप में हम कुछ बेहतर और अच्छा करके दे सकते हैं। तो सर आपको खूब खूब बधाई हो, मैट्रिक्स अब नया आयाम स्थापित कर रहा है। अब आप नीट में भी आ गए हैं, स्कूलिंग भी बहुत बड़ी है, और प्री फाउंडेशन का कॉन्सेप्ट जो आप लोगों ने लागू करा वो अब सीकर में बड़ा स्वीकार्य भी है जी। और बड़े प्रतिमान के रूप में माना जाता है। और फिजिक्स के बारे में तो आज मेरा भी नॉलेज बढ़ा, क्योंकि मुझे लगा कि सामान्यतः हम अपने को समझते हैं वो अध्यात्म है, पर अपने आसपास की चीजों को समझते हैं वो फिजिक्स है। वो फिजिक्स वो मुझे इतना से समझ में आया कि हवा चली और ये हल्का सा पेपर उड़ा, तो तो ये उसमें क्यों क्या उड़ा, नाम उसमें का क्या ऐसा लगा कि वो उड़ा, बिल्कुल। हवा चली और मेरी जुल्फें या बाल मेरे लहराए, तो क्यों लहराए, ये फिजिक्स का विषय हम नहीं पढ़ पाए, बट इंटरेस्टिंग विषय है, आपने पढ़ा उसको और आज बच्चे आपसे पढ़ रहे हैं। तो सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैट्रिक्स जो है वो नया आयाम स्थापित करे और नए तरीके से शेखावटी की इस विकास यात्रा जो शिक्षा के क्षेत्र में है उसको आप लोग और बेहतर बनाएं। मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको बधाई देना चाहूंगा। थैंक यू। और इस वीडियो को देखने वाले बच्चों से कहना चाहूंगा कि यदि आपका सपना भी IITian बनना है, आपका सपना भी JEE क्लियर करना है, तो बेझिझक मैट्रिक्स में चले आइए, क्योंकि एक ऐसी मजबूत टीम है जो अपने अपने विषय को बहुत गहराई से समझ करके, आपकी आवश्यकताएं समझ करके आपको कैसी पढ़ाई चाहिए वो देने के लिए तत्पर तैयार है। और इन्होंने साबित भी करा है कि वाकई में भी इरादे मजबूत हों तो ईश्वर भी आपको उनको पूरा करने में आपका साथ देता है। मैं फिर से आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद।